माशाल्लाह आशिर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है सारे सब्जेक्ट में। आशिर की टीचर मुसलसल आशिर की तारीफ़ कर रही थी। स्कूल में तकरीबन सभी शानज़ी को गौर गौर से देख रहे थे। ज़ाहिर-सी बात है आशिर की उम्र के हिसाब से शानज़ी अभी छोटी थी, इसकी माँ के दर्जे के लिहाज से। मगर ये बात स्कूल वाले बोल नहीं सकते थे कि अब तो कहीं से भी आशिर की मम्मा नहीं लगती। क्योंकि बेज़ाद राजपूत से शानज़ी की शादी पूरे शहर से तो क्या पूरे मुल्क से छुपी नहीं थी। रिज़ल्ट लेकर शानज़ी बाहर निकली जब आशिर ने किसी को पुकारा, मम्मा। आशय के पुकारने पे शानजी जो गाड़ी का लॉक खोल रही थी, मुस्कुराते हुए पलटी, मगर इसको ये देख के काफ़ी शॉक लगा कि आशिर ने इसे नहीं बल्कि इनके ज़रा फासले पे खड़ी एक औरत को मम्मा कहा। आशिर दौड़ता हुआ लुबना के गले लग गया। आशिर के इस अमल पे शानजी के दिल में एक चुभन सी हुई। मेरा बेटा, मेरी जान, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ मम्मा, आशिर ने लुबना के गले लगते हुए कहा। लुबना गले आशिर के लगी थी मगर गौर गौर से शानजी को देख रही थी। वैसे तुम्हें देख के लगता है कि बजाज की चॉइस काफ़ी ख़राब होगी। लुबना ने इसके सीने पे हाथ बांध के ऊपर से नीचे तक शानजी को देखते हुए कहा। डार्क पर्पल कलर के आसिम जोफा के डिज़ाइनर कमीज शलवार में सिंपल से खोसे पहने ऊंची सी पोनी टेल बनाए बिना मेकअप से पाक शानजी को टोंट करते हुए कहा। शानजी ने इसकी बात को बुरा बनाए बिना कहा। कह सकती हैं आप, लेकिन बाज़ार की चॉइस पहले ख़राब थी, अब नहीं, जभी तो आपका इंतख़ाब किया था। शानज़ी के दूबरू जवाब पे लुबना के चेहरे की तंज़िया मुस्कुराहट पल भर के लिए गायब हो गई थी। आशिम मेरा बेटा और मैं इसे तुमसे छीन कर रहूँगी। बस यही इस बच्चे की बदकिस्मती है कहते किस्मती है कि तुम जैसी औरत इसकी माँ है, जिसने अपनी जिस्मानी हवस पूरी करने के लिए पैसों की लालच में एक बेपनाह मोहब्बत करने वाले शौहर की इज़्ज़त को दागदार किया। अपने यार के साथ जिस्मानी ताल्लुकात रखते हुए एक बार फिर। इससे पहले शानज़ी अपनी बात पूरी करती, लुबना ने इसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। शानज़ी ने वही हाथ दरमियान में रुके दूसरे हाथ से लुबना का मुँह दबोचते हुए कहा। ना, ना लुबना आंटी। आंटी के कहने पे लुबना ने गुस्से में शानज़ी से अपना मुँह छुड़वाना चाहा। ये गलती मत करना, शायद आप मेरा पूरा नाम नहीं जानती। शानज़ी बेज़ाद राजपूत हूँ मैं। मैं बेज़ाद और आशिक़ के लिए अपनी जान दे भी सकती हूँ और किसी की जान ले भी सकती हूँ। वो बोलते हुए शानज़ी ने इसके हाथ के साथ इसका मुँह भी छोड़ा और कहा, अच्छे से जानती हूँ मैं क्यों तुम्हें अचानक अपने बेटे से मोहब्बत कैसे जाग गई। मगर इस बार तुम आशिक़ को बेज़ाद से छीन नहीं सकती। याद रखना, एक मोबाइल फ़ोन देने से तुम आशिक़ को तो ममता के झूठे जाल में फांस सकती हो मगर इसे छीन नहीं सकती। ये कहकर शानज़ी ने आशिक़ का हाथ थामा और गाड़ी स्टार्ट करके चली गई। बजाज जिसने आज शानज़ी को कॉल की थी, जो शानज़ी ने पिक तो कर ली थी मगर बात नहीं कर पाई और ये भी भूल गई कि बजाज कॉल पे है। इसलिए बजाज ने लुबना उसके दरमियान की सारी गुफ्तगू सुन के मुस्कुराते हुए कहा, मेरी पटाखा। फजर की नमाज़ पढ़ के थोड़ा-सा कुरान पाक पढ़ के हीर ने पास जाके ज़ुआन को देखा जो सोया हुआ था। ऐसा हीर को लगा। हीर ने इस पे झुक के हल्की-सी फूँक मारी और खामोशी से गेट खोल कर बाहर जाने लगी। दरवाज़ा बंद होते ज़ुआन की आँखें खुली और उसके लब मुस्कुराए थे। कल की रात इसकी सबसे खूबसूरत रात थी। हीर ने जिस तरह इसका ख्याल रखा था, ज़ुआन को बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। वो बहुत ज़्यादा हीर को तकलीफ़ पहुँचा चुका था। मगर अब वो हीर को इतनी मोहब्बत और इज़्ज़त देना चाहता था कि वो ज़ुआन की दी गई तकलीफ़ दिल से भुला दे। हीर ज़ुआन के कमरे से निकली तो इसका सामना शाहजहाँ से हुआ, जो ज़ुआन को देखने आ रही थी। निम्रा की थोड़ी-सी तबीयत नासाज़ थी, इस वजह से वो आई थी। मगर हीर को कमरे से निकलता देखकर जहाँ ने ये देख कर हैरत हुई, वहाँ खुशी भी। मगर हीर शाहजहाँ बेगम को देखकर काफ़ी घबरा गई थी और साथ में नर्वस भी हो रही थी। शाहजहाँ बेगम ने मुस्कुराहट के साथ इसके सर पे हाथ रखा और कहा, जानती हूँ माफ़ करना आसान नहीं होता हीर बेटा, ख़ासकर इस शख़्स को जिससे आपने सबसे ज़्यादा मोहब्बत की हो और वही आपकी हर तकलीफ़ की वजह हो। मगर अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह तुम्हें और जान को एक साथ हमेशा खुश रखे। एक मौका इसे देख के तुमने साबित कर दिया कि नस्ल के साथ-साथ औलाद की परवरिश में माँ की तरबियत भी होती है। ये बोल के शाहजहाँ बेगम कमरे में जाने की बजाय वहाँ से चली गई और हीर ने किचन का रुख किया। घर में सबको जल्दी उठने की आदत थी, इसी वजह से सब उठ गए। सब नाश्ते की टेबल पर आ चुके थे, जिसमें सनम भी शामिल थी, मगर हीर ने एक नाश्ते की ट्रे तैयार की और ऊपर जाने लगी। टेबल पर बैठा हर शख्स बहुत गौर से ये मंज़र देख रहा था। सभी खुश थे। अदर साहब की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो दिल से चाहते थे कि ज़ुआन और हीर अलग ना हो। साइम भी खुश था हीर और ज़ुआन के लिए, मगर सनम की ज़बान में खुशी ली और उसने ऊपर जाती हीर को आवाज़ देते हुए कहा, भाभी जान। सनम के ऐसे पुकारने पे टेबल पे बैठा हर शख्स मुस्कुराने लगा। साइम भी सनम को दिलचस्प नज़रों से देख रहा था। जी, नन साहबा कहिए। पीर ने भी हीर ने भी इसी टूर में जवाब दिया। वो असल में मैं सोची थी अगर आप मेरे भाई की खिदमत से फ्री होके मेरे साथ ज़रा निहाल के घर तक चलती।
सनम ने काफ़ी मुस्कुरा के निहार का नाम लिया था, जो वहाँ बैठे किसी नफूस ने नोट किया हो या ना किया हो, साइम ने ज़रूर किया था। जी नहीं, इनकी ज़िम्मेदारी आप पे है, आप ही इन्हें अच्छे से हैंडल कर सकती हैं, लिहाज़ा मुझे बख्शें। ये कहकर तकरीबन भागने वाले अंदाज में हीर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। हीर की इस हरकत पे एक बार फिर सबका कहकमा गूंजा, मगर साइम की हलक से नाश्ता उतरना मुश्किल था। हीर कमरे में नाश्ता लेकर पहुंची तो जान उठ चुका था। हीर ने इसके सामने नाश्ते की ट्रे रखी और टॉवल गीला करके इसके हाथ साफ करने लगी। इसे अंदाज़ा हो गया कहते वो हो गया था कि वो मुँह धो चुका है और ब्रश भी कर चुका है। हीर ने इसे अपने हाथों से नाश्ता करवाया, जबकि इसका सीधा हाथ ठीक था। जुआन ने एकदम इससे पूछा, तुमने किया नाश्ता? नहीं, अभी मूड नहीं। जुआन हीर की बात पर खामोश होकर इसे देखने लगा। जुआन ने पास रखा चाय का कप अपने होठों से लगा के थोड़ी सी चाय पी और फिर वही कप हीर की तरफ बढ़ा दिया। मेरे साथ कर लो नाश्ता। नहीं। हीर ने खामोशी से निगाहें झुका के कहा और जान के लिए स्लाइस का लुकमा तोड़ने लगी। ही नाश्ता करो मेरे साथ। नहीं, ठीक है, फिर ले जाओ, मुझे भी नहीं करना। हर बात पे ज़िद क्यों कर रहे हैं? ये लो चाय पियो। सर ने इसके आगे चाय का कप किया, इसकी बात इग्नोर करके। मैं नहीं पी रही, दिल पे मारी है गोली। मैंने को नहीं नहीं जो मेरा झूठा नहीं गा सकती। हर बात में बकवास क्यों करते? अल्लाह ना करे आपको कुछ हुआ। आंटी अंकल ख्याल नहीं है आपको? तो फिर करो नाश्ता मेरे साथ। जब इतना कर रही हो मेरे लिए तो मत दिलाओ मुझे ज़िद। हिर ने इसके हाथ से खामोशी से चाय का कप लेकर अपने होठों से लगा लिया। जुआन ने मुस्कुराते हुए बहुत धीरे से आगे बढ़कर उसके माथे को अपने लबों से छुआ था। ऐसा करने पे हीर पीछे नहीं होती, मगर खुद से मैं अपना माथा ज़रूर साफ किया था। और हीर की इस हरकत पे जुआन ने मुस्कुराते हुए नफ़ी में गर्दन हिलाई थी। हारून अपनी ही धुन में अस्पताल में दाखिल हुए, मगर सामने हुंजा को देखा। पल भर के लिए इसके पाँव जब थम गए। वो शौक नज़र से हुंजा को देखने लगा, जो दूसरे डॉक्टर से डिस्कशन कर रही थी। हुंजा भी हारून का हैरान होना देख चुकी थी। दूसरे डॉक्टर से एक्सक्यूज़ करके वो हारून तक आए और कहा, आते आते रुक क्यों गए तुम? इतने हैरान क्यों हो रहे हो मुझे देख के? क्या सींग निकल आए मेरे? क्या हुआ? मैं गायब होके तुम यहाँ आई हो? क्या पागल हो गए हो? यार, अभी मैं अपनी छोटी बहन को पिज़्ज़ा पॉइंट पे छोड़कर आया हूँ। इसकी फ्रेंड की सालगिरह की पार्टी थी, तो वहाँ मैंने। हारून कुछ सोचता हुआ एकदम खामोश हो गया और हुंजा से पूछने लगा, तुम कब आई अस्पताल? मुझे 3 से 4 घंटे हो गए। हारून, क्या हुआ? जब से आए पागल की तरह रिएक्ट कर रहे हो। कुछ नहीं, तुम बताओ। वो हार्ट पेशेंट की ईसीजी आई? हारून इसके सवाल को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगा, जब हुंजा ने एकदम इसका रास्ता रोका और कहा, पिज़्ज़ा पॉइंट में क्या देखा तुमने हारून? मुझे सच सच बताना, वरना भूल जाना हम कभी दोस्त थे। हारून ने दोबारा से टालना चाहा, मगर हुंजा ज़िद में कहा नहीं, तो हारून ने इसे अपने केबिन में ले आया और कहा, देखो हुंजा, हो सकता है मेरा वहम हो, मगर तुम बाजिल भाई से लड़ना नहीं। अब अगर तुमने गोल मोल बात की तो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। बताओ क्या बात है? मुझे ऐसा लगा मैंने बाजिल भाई को पिज़्ज़ा पॉइंट में किसी लड़की के साथ देखा था। काफ़ी क्लोज बैठे थे दोनों। मैं समझे शायद तुम होगी, जब डिस्टर्ब नहीं किया, मगर हो सकता है हुंजा मेरा वहम हो। नहीं हारून, तुम्हारा वहम नहीं था, वो बाजिल ही होगा। तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हो वो बाजिल भाई थे? वो तुमसे बचपन से मोहब्बत करते हैं ना, तो तुम इनकी मोहब्बत होने के साथ साथ दोस्त भी हो, और तुमने ही मुझे बताया था कि तुम्हारे अलावा इसकी कोई लड़की दोस्त नहीं। तो फिर ये सब मुझे बताओ हुंजा, क्या चल रहा है सब? हारून का पूछना था कि हुंजा भी आवाज़ रोने लगी, और फिर इसने बाजिल की हरकत से लेकर निकाह के बाद अपना बाजिल के साथ रवैया, बाजिल की बार बार माफ़ी मांगना सब बता दिया। तुम शायद पहली लड़की हुंजा जिसने अपनी मोहब्बत को अपनी अना की वजह से इतना थका दिया कि इसने किसी और के साथ में सुकून ढूंढना शुरू कर दिया। हारून की बात पर हुंजा ने पोश शिकवा निगाह हारून पर डाल के कहा, तुम भी मुझे गलत बोल रहे हो। नहीं हुंजा, मैं मानता हूँ कि बाजिल भाई का तरीका गलत था, मगर उन्होंने ये सब तुम्हारी कुर्बत हासिल करने के लिए नहीं किया था, बस तुम्हें पाने के लिए किया था। इसके बाद तुमसे माफ़ी भी मांगी और रोए भी। बहुत खुश नसीब होती है वो औरत जिसको पाने के लिए कोई मर्द रोए। इधर देखो मेरी तरफ। हारून के कहने पर हुंजा ने निगाह उठा के इसे देखा। मोहब्बत करती हो बाजिल भाई से? हुंजा ने भी किसी मासूम बच्चे की तरह गर्दन में हाँ में हिलाई। तो जाओ बताओ इन्हें कि तुम भी गुस्से में थी, मगर इनसे बहुत मोहब्बत करती हो। हुंजा, बताओ इन्हें, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। मैं कैसे नहलाऊँ आपको? आप खुद नहाएँ जाके। यार, मेरा हाथ ऊपर नहीं उठेगा सर धोने के लिए। आज ही तो टाँके खुलवा के आया हूँ। शैम्पू कैसे करूँगा बालों में? जुआन की बात पे हीर ने घूर के इसे देखा और कहा, इतने मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है आप। मैं सिर्फ आपकी शैम्पू करके वापस आ जाऊँगी। ओके डन। जुआन ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। हीर ने अपनी शर्ट बदली और जुआन के पास वॉशरूम में गई, जहाँ वो इसका इंतज़ार कर रहा था। हीर हाइट में जुआन से थोड़ी सी छोटी थी, इसलिए जुआन को शावर के नीचे बैठ के अपना सर धुलवाना पड़ा। हीर इसके बालों को वॉश करने जाने लगी, जब जुआन ने एकदम इसका हाथ पकड़ कर अपनी तरफ खींचा और शावर ऑन कर दिया। जुआन, ये क्या किया आपने? मुझे नहाना था अपनी बीवी के साथ।
इतना बोल के जॉन ने हीर की कमर से थाम के खुद से लगाया। हीर की आंखें मुसलसल जॉन के चेहरे पे थी, जिसकी आंखें आज बहुत अलग ही मंजर बयान कर रही थी। मुझे जाना है जॉन, आप ना है। इतना बोल के हीर ने अपने आप को जॉन से अलग करवाना चाहा, जब जॉन ने इसे और मजबूती से थाम के खुद से लगाया और कहा, जानता हूँ हीर, चाह कर भी मैं तुम्हारे दिमाग से ये बात नहीं निकाल सकता जो मैंने तुम्हारे साथ किया। मगर अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए अपने आप को अजियत दी। जब तुमने मुझसे दूर जाने की बात की, माफ़ कर दो हीर, एक मौका दे दो, मैं तुम्हारे सारे ज़ख्म भर दूंगा। बस एक बार मुझ पे एतबार करके देख लो। जॉन और हीर दोनों शावर के नीचे खड़े थे। जॉन के एक दफ़ा रोकने पर हीर ने दोबारा इससे अलग होने की कोशिश नहीं की। जॉन ने जब देखा कि हीर बिल्कुल खामोश खड़ी है और बस इसे तके जा रही है, जॉन ने बहुत आराम से इसका चेहरा थामा और उसके गुलाबी होठों को देखते हुए कहा, बहुत बहुत चाहता हूँ हीर तुम्हें। इतना कह के जॉन इसके लबों पे झुक गया। जॉन की समझ से हीर पूरी लर्जा गई। जॉन की मदहोशी का आलम था कि कभी वो इसके होठों को चूमता, कभी इसकी गर्दन पे अपने लब रखता, इसकी कमर पे बार बार हाथ रखकर उसके गीले जिस्म को खुद से लगाया जा रहा था। हीर की समझ में नहीं आता कि वो अपने आप को जॉन से अलग क्यों नहीं कर रही। सनम को निहाल छोड़ने आया था घर तक और ये मंजर साहब ने अपनी खिड़की से देखा था। सनम ने जैसे ही अपने कमरे में कदम रखा तो वो बंद दे था। इसने जैसी ही लाइट जलानी चाहिए, किसी ने इसकी कमर थाम के इसे खुद से लगाया। इससे पहले सनम चीखती, साइम ने इसके मुंह पे हाथ रखकर इसके कान में सरगोशी की। तुम सिर्फ मेरी हो। इतना कहकर साइम ने इसके हाथ से वो रिंग उतारी। सनम को अच्छे से अंदाज़ा हो गया था कि यह हरकत किसी की है, इसलिए इसने अपने आप को ढीला छोड़ दिया। सनम के ऐसा करने पर साइम ने इसके मुंह से हाथ उठाया। सनम ने पहले कमरे की लाइट खोली तो सामने साइम को खड़ा पाया, जिसकी आंखें ज़रूरत से ज़्यादा सुर्ख थी। मुझे तुम्हारी ज़ात से घिन आती है साइम, तुम्हारे होने से बेहतर है मैं मौत को गले लगा लूँ। सनम, मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने हर अमल के लिए। यकीन मानो मैंने इस रात के बाद अपने हर गुनाह से तौबा कर ली है। साइम ने इसके पास आके इसका चेहरा थाम के मन्नतें करने वाले अंदाज में कहा। सनम ने इसे धक्का दिया और कहा, हाथ नहीं लगाओ मुझे और ये अपनी बकवास बंद करके रिंग दो मेरी। क्यों? तुम्हारे यार ने जो तुम्हें इतनी मोहब्बत से पहनाई है इसलिए। सैम की बात सुन के सनम ने आगे बढ़कर गुस्से में इसके मुंह पे जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, अपनी बकवास बंद करो। कहा ना मैंने। क्यों? सैम ने आगे बढ़ के इसकी दीवार से लगाया और कहा, मैंने तुम्हें धोखा दिया ना, मैं धोखेबाज था। तुम्हारे अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम तो मुझसे मोहब्बत की दावेदार थी ना। सनम ने अपने हाथ इसके हाथों से आज़ाद कर करवाने चाहे जो सैम ने दीवार से लगाए रखे थे। मोहब्बत का तो तुमने भी दावा किया था। अब क्या किया फिर इस मोहब्बत का? अब किसी और की बाहों में किसी बिस्तर पे रोन डाला इसे। सनम ने ये बात तकरीबन चीखते हुए कहा, मैं कह तो रहा हूँ मुझसे बड़ा गुनाह हो गया। हर रात हर सजदे में अपने अल्लाह से अपने गुनाहों से माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर दो सनम, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ। ये कहकर साइम ने सनम के माथे पर अपने लब रख दिए। अपना माथा इसके माथे से टिकाए रोने लगा। साइम की इस हरकत पे सनम पल भर के लिए सुन्न हो गई। साइम ने इसके हाथ जोड़े और इसे बेड पर बिठा के इसके पाँव में बैठ गया और कहा, मैं ज़नाकार था, सब कुछ था, मगर मैंने कभी तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाया। वो तो मौका नहीं मिला तुम्हें। सनम ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, मौके तो बहुत दिए थे तुमने सनम। ये बात बोलते ही साइम जो अभी रो रहा था अपनी मुस्कुराहट दबा गया। जब जब मैंने तुम्हारे लबों को चूमा तो सिर्फ तुम्हारा चेहरा थामा, तुम्हारे जिस्म पे कहीं हाथ नहीं लगाया। जब जब तुम मेरी गोद में बैठी थी सिर्फ तुम्हें कमर से थाम के खुद से लगाया, कभी कुछ और नहीं किया। मुझे तुमसे अब इश्क होने लगा है। सनम, मुझे छोड़ के मत जाओ, मत थामो निहाल का हाथ। सैम की बात पर सनम ने इसे शॉक्ड अंदाज में देखा। निहाल का और तुम्हारा कोई जोड़ नहीं, वो तुम्हारे जैसा नहीं है, आई समझ। सनम का इतना कहना था कि साइम ने इसे एकदम बेड पे धक्का दिया और उस पे झुक के इसके लबों को चूम लिया। सनम इस मुसलसल इसके सीने पे मुक्के मारती रही, मगर साइम पे कोई असर नहीं हुआ। साइम ने जब इसे छोड़ा तो सनम का निचला होठ पूरी तरह जख्मी था। तकलीफ के बाद सनम की आंखों से आंसू गिरने लगे। मार दूंगा जान से निहाल को, सुना तुमने? तुम सिर्फ मेरी हो। इतना कह के साइम इसे छोड़ता छोड़ के घर कमरे से बाहर चला गया। मुंजा अस्पताल से आ चुकी थी, इसने फैसला कर लिया था कि आज वो बाजिल से अपने सारे मामलात क्लियर कर लेगी। अभी वो अपने रूम में आई थी जब पीछे से बाजिल इसे कमरे में आया, जो काफ़ी तैयार था। सुनो, मुझे तुम्हारा एनआईसी चाहिए और शायद निकाहनामा भी तुम्हारे पास है, मुझे दे दो। तुम डाइवर्स पेपर तैयार करवाने हैं मलेशिया जाने से पहले। ये कहकर बाजिल जैसे आया था वैसे चला गया, मगर हुंजा के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। इसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। थोड़ी देर तो वो रोती रही, मगर फिर गुस्से में उठ के बाजिल के कमरे में गई। दरवाज़ा खोलने वाली थी जब इसे अंदर से बाजिल की आवाज़ आई, हाँ हाँ मेरी जान, बोल दिया इसे, बस कुछ दिन और फिर मैं और तुम। अभी बाजिल पूरी बात करता हुंजा गुस्से में कमरे में दाखिल हुई। ये क्या बदतमीज़ी है तुम्हें? नॉक करके आना चाहिए था ना।
अभी बताती हूँ तुम्हें बदतमीज़ी क्या होती है। हुंजा ने इसके कमरे से मौजूद ड्रेसिंग के पास आके परफ्यूम की शीशी खींच के बाजिल के को मारी। वो तो बाजिल साइड में हुआ था, वरना इसका सर फट जाता। हुंजा क्या पागल हो गई हो? हाँ, पागल हो गई हूँ। इतना कह के हुंजा ने इसे दोबारा टिश्यू पेपर का बॉक्स मारा जो बाजिल की टांग पे लगा। हुंजा लग रही है यार। हुंजा ने जब दोबारा शोपीस उठाया बाजिल को मारने के लिए, तो बाजिल बेड पे चढ़ के ब्लैंकेट उड़ के लेट गया और उसके अंदर से बोलने लगा, चुड़ैल लग जाएगी मेरे। हुंजा ने शोपीस गुस्से में वही ज़मीन पे फेंका और उसके ऊपर चढ़ के बैठ गई। रोई भी जा रही थी और उसे मार भी रहे थे। अरे अरे, हुआ क्या है हुंजा? बाजिल ने इसे अंदर से ही कहा। हुंजा ने इसके ऊपर बैठे बैठे ब्लैंकेट उतारा, उसके बाल नोचते हुए कहा, मेरे हो तुम, सुना तुमने? जान से मार दूंगी तुम्हें भी और इस नोशी पोशी को भी। हुंजा के मुंह से ये बात सुन के बाजिल के लब खुल के मुस्कुराए। इसे मुस्कुराते हुए देखे हुंजा को गुस्से के साथ साथ रोना भी आया। वो उतर के जैसे जाने लगी। बाजिल ने इसे कमर से थाम के एकदम अपनी पोजीशन बदली और कहा, तुम्हें तो चाहिए थी ना मुझसे तलाक, नफ़रत थी ना तुम्हें मुझसे, घिन आती थी ना मुझसे। हाँ, मैं जो भी कहूँगी तुम्हें मत सुनना पड़ेगा, क्योंकि तुम पे सिर्फ मेरा हक है और मैं किसी और को ये हक छीनने नहीं दूँगी। हुंजा का बोलना था कि बादल मुस्कुराने लगा। हाँ हाँ, हंसो हंसो मुझ पे, ये बोल के हुंजा एकदम रोने लगी। जब बादल ने इस पे झुक के इसके लबों को चूम लिया, हुंजा ने भी इसकी गर्दन को थाम लिया, मगर अभी भी हुंजा रो रही थी। जब बादल ने इसके लबों को छोड़ा और बारी बारी इसकी आंखों से आंसू चुने। मैं सिर्फ तुम्हारा था, तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा। झूठ, तुम मुझे छोड़ने वाले थे इस नौशी के चक्कर में। ऐसा कभी नहीं हो सकता मेरी जान। बाजिल के दिल का एक ही हुक्मरान है और वो है सिर्फ हुंजा बाजिल। ये बोल के बाजिल एक बार फिर हुंजा पे शिद्दत से झुका। कई महीनों की अपनी प्यास इसके लबों से बुझाने लगा। इसी गर्दन पे झुका वो अपनी प्यास बुझा रहा था जब हुंजा ने इसे कंधे से पकड़ कर रोका और कहा, तो फिर वो नौशी और वो जो तुम मोबाइल पे बात कर रहे थे वो? अभी प्यार करने दो मुझे, बाद में बताऊंगा सब, मगर इतना जान लो तुम्हें सीधा करने के लिए बाजिल ने टेढ़ा रास्ता अपनाया। इतना कह के बाजिल ने इसके कंधे से शर्ट नीचे करके वहाँ अपने लब रखे। बाजिल प्लीज़। जब बाजिल की शिद्दतें बढ़ने लगी तब हुंजा ने इसे रोका। बाजिल की लाल सुर्ख आंखों को देख के हुंजा निगाहें झुकाने पे मजबूर हो गई थी, मगर बाजिल ने वक्त की नज़ाकत को समझते हुए हुंजा के ऊपर से हटा, उसके साइड पे लेट कर इससे चिपक गया। अच्छे काम धंधे पे लगाया तूने तूने नहाना है तुझे, और तेरी ढीली ढाली शर्ट्स मैं लाऊं? शाम को पिछले आधे घंटे से लकी वन मॉल में घुमा रहा था, अफजान के कहने पे अब चढ़ने चिढ़ने लगा था। हाँ हाँ भाई सही है, एक काम बोला है साइम भाई आपको, वो भी आपसे नहीं हो रहा, मजबूर हूँ मैं, ज़्यादा चल नहीं सकता, वरना मैं खुद ढूंढ लेता अपनी शर्ट्स। अच्छा अच्छा, ज़्यादा ड्रामे नहीं कर, ढूंढ रहा हूँ, जो मिले ना खामोशी से पहन लेना। हाँ हाँ बस, कलर अच्छे अच्छे लेना, बुड्ढों वाले कलर मत लेना। जॉन की फरमाइश पे साइम को तो मानो खून ही खौल गया। इसे तब के जॉन ने कहा, जॉन कोई तू 9 महीने वाली प्रेग्नेंट औरत नहीं है जो तेरे लिए ढीली शर्ट्स तो ढूंढूं, ऊपर से कलर भी अच्छे अच्छे। ला हौला वला कुव्वता, वो तो आपकी बीवी होगी, मेरी बीवी होगी। जॉन ने अपनी हंसी रोकते हुए साइम से बात कही और तस्वीर में इसका चेहरा लाते हुए अपनी हंसी रोकने लगा। साइम ने एक बार फिर दांत पीस के कहा, कई कोई बहुत ही बेहुदा बेशर्म इंसान है, मुझे आज दिली हमदर्दी हो रही है अपनी बहन से। फ़ोन रखा। हाय 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 हाय, नी 900 चूहे खा के बिल्ला हज को चला। जगह जगह गरम गरम हलवा खाने के बाद आज साइम भाई को ठंडा हलवा चाहिए। जॉन के टोन करने पर इससे पहले साइम इसे कोई जवाब देता, सामने का मंजर देखकर इसके लब थम से गए। हेलो हेलो साइम भाई, लगता है कॉल काट दी लगता है कॉल कट दी लगता है कॉल काट दी। जॉन ने खुद ही अंदाज़ा लगाते हुए कॉल कट कर दी। तुम आए तो आया, मुझे याद गली में आज चाह निकला। बादल मोबाइल पर गुनगुनाता हुआ लॉन्च में दाखिल हुआ। इसके चेहरे पे बहुत हसीन मुस्कुराहट थी जो हुंजा बहुत गौर से देख रही थी। बादल इस बात से बेखबर हरगिज़ नहीं था कि हुंजा टीवी लॉन्च में बैठी है, मगर वो इसे जानबूझ के देख के भी अनदेखा कर रहा था। उफ नौशी, तुम्हारी आवाज़ बहुत हसीन है और वाकई में तुमसे गानों की कंपटीशन में कोई जीत नहीं सकता। वाकई में तुम दिल में घर करने की सलाहियत रखती हो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आती तो जाने मेरा क्या होता। हाँ हाँ मेरी जानो, चलेंगे ना जहाँ तुम बोलो। बादल अपनी धुन में बोला जा रहा था, इधर हुंजा का वहाँ सांस लेना मुश्किल हो रहा था। इसने फ़ौरन अपने कमरे की राह ली। इसे कमरे में जाते ही ज़ोर से दरवाज़ा बंद करते बादल के लब खुल के से मुस्कुराया और इसने फ़ोन पर मौजूद नौशी से कहा, काम हो गया नौशी, बस आज आखिरी कील इस ताबूत में ठोकनी है। आज घर में कोई नहीं, सिर्फ बादल और हुंजा थे। इतना तो निदा बेगम चली गई थी और बाकी सब गाँव की तरफ गए थे और कल आना था, किसी की शादी थी वहाँ। हुंजा ने कमरे में आके गुस्से में अपनी परफ्यूम की बोतल तोड़ दी, मगर यही तो वो चाहती थी कि बादल इसे छोड़ दे, फिर इसे गुस्सा क्यों आ रहा है?
मुर्जा जिसने आज छुट्टी ली थी थोड़ी देर के लिए, वो दोबारा अस्पताल चली गई। यार इसमें डायमंड बहुत छोटा नहीं है? निहाल ने रिंग हाथ में लेकर देखते हुए कहा। सनम और निहाल ज्वेलरी शॉप में रिंग पसंद कर रहे थे और साइम इन दोनों के पीछे खड़े होकर इनको देख रहा था। मगर निहाल ये बहुत अच्छी है। सनम ने इस रिंग को बहुत गौर से देखते हुए कहा। तुम्हें पसंद है? हाँ बहुत। सनम के कहने पर निहाल ने इसका हाथ थामा, उसके हाथ में मौजूद रिंग इसकी फिंगर में डाल दी। साइम ने जब ये मंजर देखा तो इसकी आंखों को आगे मंजर धुंधलाने नजर आने लगा और वजह थी इसकी आंखों में जमा होने वाले आंसू से। इसे लगा वो अगला सांस नहीं ले पाएगी। एकदम इसकी आंखों से तेजी से आंसू जारी होने लगे। इसने एक नज़र सनम को देखा और उसके साथ खड़े निहाल को, जैसे जिसे देखकर साइम का दिल का बस नहीं चाहता कि इसे जान से मार दे। साइम ने अपने आंसू साफ किए और जैसे तैसे जॉन की शर्ट लेके मॉल से निकल गया। जॉन के टाँके अब खुल चुके थे। आज इसे नहाना था जब भी इसने ढीली ढाली शर्ट साइम से मंगवाई थी ताकि ज़ख्म पे टच ना हो। जॉन को टाँके खुलवाते हुए बहुत तकलीफ हुई। इस बात का अंदाज़ा हीर को इस बात से हुआ कि इसे बहुत ताकत से हीर का हाथ थामा हुआ था। हीर का दिल शायद अब पिघलने लगा था। एक हफ्ते से वो जॉन के साथ इसी के कमरे में थी और जब तक उसके कमरे में रहती जॉन इसे अपनी निगाहों में रखता और मुस्कुराते रहता। हीर जॉन का खाना बनाने गई थी जब साइम इसके कमरे में शर्ट लेने आया। अभी फ़िलहाल मुझे यही मिली है, बाद में और ला दूँगा। साइम नीचे निगाहें करके शर्ट्स रख के जाने लगा जब जॉन ने एकदम इसका हाथ थाम लिया। साइम भाई क्या हुआ है? कुछ नहीं, मुझे काम है, बाद में बात करता हूँ। साइम अपना हाथ छुड़ा के दोबारा जाने लगा जब एक बार फिर जॉन ने इसका हाथ थाम लिया। इधर देखिए मेरी तरफ, क्या हुआ है? जॉन के पूछने पे साइम ने मॉल में निहाल और सनम का आंखों देखा मंजर इसे बता दिया। ज़ुआन देख सकता था कि साइम की आंखों से अब एक बार फिर आंसू गिरने लगे। साइम भाई मुझे एक बात का जवाब दे दें, आज सच सच हाँ पूछो, मोहब्बत करते हैं सनम से? ये सवाल तुम पूछ रहे हो जो सब जानते हो। मुझे जानना है, आपको मोहब्बत है सनम से? इसे शामिल करना चाहते हैं अपनी लाइफ में? हाँ मोहब्बत इश्क होने लगा है, इससे नहीं जी सकता इसके बिना, ना इसे किसी और का होते देख सकता हूँ। तो फिर जाए आज इसे बताएं कि आपसे गलती हो गई। मनाएं इसे, बताएं आप इसके मोहब्बत में इश्क करने लगे हैं। मगर वो निहाल के साथ अभी रिंग उंगली में पहनी है, निकाहनामे पे साइन नहीं किया। आज घर में खाली मैं और आप, हीर और सनम है। सब घर वाले बादल की फैमिली के साथ किसी गांव में गए हैं जो रिलेटिव हैं दोनों फैमिली के। वहाँ बादल भी आज अपना मामला क्लियर करने वाला है और आज मेरा भी कुछ ऐसा इरादा है। आज इस किस्से को फाइनल कर दे भाई, यकीन से मानो, मांगी तो दुआ भी तकदीर बदल देती है। फिर तो ये सनम का दिल है, जाए। जैन किसी भी सूरत में हीर को छोड़ नहीं रहा था और हीर का लगा इसका सांस रुक जाएगा। इसे पूरी ताकत के लगा के जॉन को खुद से दूर किया। पागल हो गए क्या? हीर ने लंबी लंबी सांस लेते हुए गुस्से में कहा और वॉशरूम से चली गई। जॉन ने हीर के जाते एक लंबी सांस ली और ये माना कि वाकई इसकी कि इसका दौरानिया कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया था। जॉन ने बाकी का नहाना खुद किया और ये सोचते हुए किया कि पता नहीं हीर इसे माफ़ करेगी या नहीं। जॉन जब बाहर निकला तो हीर कमरे में नहीं थी। हीर की गैर मौजूदगी महसूस करके जॉन का दिल फिर उदास होने लगा। इसने बहुत बेजारी से ओपन ट्राउज़र बदला और साथ में बड़बड़ाने लगा। बहुत बड़ा हीरो समझता है जॉन तू खुद को, ये बहुत ही कोई हैंडसम है तू। तो जो अपनी बीवी को किस करेगा, इसे प्यार करेगा तो वो तेरी सारी गलतियों को भुला देगा। जॉन पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा था। ये ध्यान दिए बिना कि हीर इसके कमरे में इसके लिए गरम गरम कॉफ़ी लेकर बैठी थी और मुस्कुरा के इसकी बातें सुन रही थी। अगर आपका बड़ा बड़बड़ाना पूरा हो गया तो ये कॉफ़ी पी ले। हीर की आवाज़ पे जॉन जो गुस्से में अपनी शर्ट्स देख रहा था एकदम पलट के हैरान कुन नज़रों से हीर को देखने लगा। जॉन ने देखा कि इसके चेहरे पे कुछ अनोखा सा हाँ था, अनोखा कुछ। जॉन ने सोचा और गौर करने पे मालूम हुआ कि वह अनोखी चीज़ कुछ और नहीं, हीर की मुस्कुराहट थी। हाँ, हीर जॉन को देखकर मुस्कुरा रही थी। जॉन धीरे से इसके पास आया और बेड पर बैठ गया। हीर ने पास रखा टॉवल उठाया और जॉन के सामने आके इसके बाल खुश करने लगी। जॉन ने धीरे से इसकी कमर से थाम के खुद से करीब किया और अपना सर इसके पेट पे रख दिया। जॉन की समझ से हीर के हाथ थम गए। जॉन ने निगाह उठा के हीर को देखा तो उसे ही देख रही थी, मगर इसकी आंखों में आंसू थे। जॉन को पता था इसके रोने की वजह। जॉन ने इसके हाथ से टॉवल लेकर साइड पे रखा और इसे अपनी थाई पे बिठा के इसे कमर से थामा। हीर निगाहें नीचे करके मुसलसल रोई जा रही थी। जॉन ने इसके गीले लंबे बाल जो कि इसके चेहरे पे थे कान के पीछे करते हुए कहा, हीर इधर देखो मेरी तरफ। जॉन के कहने पे हीर ने निगाह उठा के जॉन को देखा तो जॉन इसकी आंखें देखकर पल भर के लिए ठहर सा गया। गुस्सा हो मुझसे? जॉन के सवाल पे हीर ने नफी में गर्दन हिलाई। मगर मैं तुमसे एक बात फिर माफ़ी मांगता हूँ अपने हर इस अमल की जिससे तुम्हारा दिल बुरी तरह टूटा है। ये कहकर जॉन ने इसके दोनों गालों को बारी बारी चुमा जहाँ इसने थप्पड़ मारे थे, इसके सर के इस हिस्से को चुमा जहाँ इसने इसके बालों को मुट्ठी में लिया था। हीर आज मैं तुमसे अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ
जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, इस दिन तुम्हारी आँखों ने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था, मगर मैंने अपने दिल की नहीं सुनी। मैं तुमसे बदला लेना नहीं चाहता था, मगर माशा और रॉबर्ट की बातों में आके वो सब किया। मगर देखो, सब कुछ ड्रामा था, मगर अल्लाह ने हमारा निकाह ड्रामा नहीं रखा। वो तो सचमुच तुमसे हो गया। मैं तुमसे मोहब्बत, इश्क दोनों करता हूँ। दिल की धड़कन थमने लगती है जब तुम दूर जाती हो। प्लीज़ एक बार, खाली एक बार एतबार कर लो मुझ पे। ज़ुआन के लहजे में क्या कुछ नहीं था, इल्तिजा, अफ़सोस, नदामत। हीर इसे थोड़ी देर तक देखती रही और कहा, मैंने आपको माफ़ किया ज़ुआन। ये बोल के हीर ज़ुआन के गले लग गई। ज़ुआन को लगा आज अल्लाह ने इसे फ़र्श से अर्श तक पे पहुँचा दिया। वो हीर को इसी अंदाज़ में लिए ले बेड पे गिर गया। अपनी पोज़ीशन बदल के हीर के चेहरे को चूमते हुए कहा, सच में मुझे माफ़ कर दिया ना? हीर ने इसके चेहरे पे हाथ रखा और कहा, हाँ ज़ुआन, मैंने आपको दिल से माफ़ किया। अगर ज़िंदगी में दोबारा आपने मेरा एतबार तोड़ा तो मौत को गले लगा लूँगी। हीर की बात सुन के जान ने फ़ौरन इसके लबों पे अपना हाथ रखा और कहा, अगर दोबारा तुमने अपने मरने की बात की तो हमेशा के लिए नाराज़ हो जाऊँगा। ये बोल के जॉन हीर के लबों को चूमने लगा, जब हीर ने फ़ौरन इसके लबों पे हाथ रखा और पूछा, निकाह वाले दिन जो आपने मेरे साथ तमाशा को किस किया था, इसको इसकी सज़ा आपको मिलेगी। जॉन ने हैरान होकर हीर को देख के कहा, हाँ, और आपकी सज़ा ये कि आप मेरे होठों को जब भी चूमेंगे जब मैं चाहूँगी। ओह हेलो! ये कैसी सज़ा है? मैं नहीं मानता। ये बोल के जॉन हीर के लबों पे चूमने के लिए झुका, जब हीर ने फ़ौरन कहा, आपको मेरी कसम हीर, ये गलत है ये गलत है, ना करो प्लीज़, चूमने दो ना। नहीं, अब हटें, मैं खाना लाऊँ आपके लिए। हीर के ऐसे कहने पे जॉन ने मुस्कुरा के इसके माथे पे अपने लब रखे और कहा, जाओ जानी, खाना लाओ, तुम पे ऐसी हज़ारों किस कुर्बान। सनम के कमरे से जब साइम अपने कमरे में आया तो इसके होठों पे सनम के होठों का खून लगा था। वो ऐसा सनम के साथ करना नहीं चाहता था, बस गुस्से में हो गया। साइम ने गुस्से में अपना हाथ ज़ोर से ड्रेसिंग के मिरर पे मारा। इसके हाथ से भी तेज़ी से खून निकलने लगा। इतने में इसके कानों में इशा की अज़ान की आवाज़ आई। साइम ने पहले अपने हाथ से खून बहाना रोका, फिर वज़ू करके मस्जिद चला गया। जितनी दफ़ा भी वो सजदे में गया, इतनी बार रो रो के अपने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। नमाज़ पढ़ने के बाद इसने मेडिकल स्टोर से सनम के लिए एक क्रीम ली और घर आ गया। इसे धीरे से सनम के कमरे का दरवाज़ा खोला तो इसे सनम कहीं नहीं दिखी, मगर वॉशरूम की लाइट ऑन थी। वो बेड पे बैठ के सनम के वॉशरूम से बाहर आने का वेट करने लगा। सनम वॉशरूम से बाहर निकली तो साइम को देखकर पल भर के लिए वो डर के वहीं रुक गई। साइम ने पहली बार सनम के चेहरे पर डर को देखा और इसे अपने किए पे पछतावा होने लगा। साइम ने इस तक पहुँच के इसका हाथ थामा जो सनम ने बहुत छुड़वाना चाहा और ऐसा करते हुए रो रही थी। साइम ने इसे बेड पे बिठाया और खुद भी इसके सामने बैठ गया। अपनी जेब से ट्यूब निकाल कर वो सनम के होठों पे लगाते हुए कहने लगा, आई एम सो सॉरी, एक बार फिर मैं तुम्हारी तकलीफ की वजह बना। ये कहते हुए सैम का गला रूंध किया। सैम ने इसके होठों के जख्म पे ट्यूब लगा के इसका हाथ थामा और गर्दन झुका कर कहने लगा, मुझे कोई हक नहीं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने का। तुम्हें पूरा हक है अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करने का। सैम ने ये कहकर अपनी जेब से निहार वाली अंगूठी निकाल के इसके हाथ पे रख दी। ऐसा करते हुए सैम के हाथ लर्जे थे। सनम ने बहुत गौर से सैम के झुके सर को देखा था, जिस पे टोपी थी। इससे निकलते बाल थोड़े थोड़े गीले थे। सनम के सामने पल भर के लिए पहले वाले सैम का रूप आया। इस सैम में बहुत फर्क था। सैम ने अंगूठी रखने के बाद इसके आगे अपने दोनों हाथ जोड़े और कहा, माफ़ कर दो सनम, मुझे मेरे लिए ना सही, अल्लाह की रज़ा के लिए, ताकि मुझे सुकून मिल जाए। ये बोल के सैम खामोशी से चला गया और सनम सैम की इस समझ से फतरा गई। मुंजा मुसलसल अपने साथ बैठे हारून को घूर रही थी और वो था कि एप्पल जूस से इंसाफ कर रहा था। तुम इतने घुलने मिसले निकलोगे इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। मुंजा ने इसके आगे से जूस अपनी तरफ खींचते हुए कहा। इसके अमल से बातिल के साथ साथ नौशी की भी हंसी निकली। उफ, कितना बड़ा ड्रामा किया हारून तुमने अपना पीछे हटका। मुंजा ने बाकायदा ऐसा मुक्का दिखाते हुए कहा, हाँ तो तुम थी कि बात सुनने को तैयार ही नहीं थी बातिल भाई की। उन्होंने फैसला कर लिया था तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें छोड़ देंगे। अपना ये फ़ैसला वो बज़ाज़ भाई को बता रहे थे, जब मैंने सुन लिया। एक मिनट, तुम बज़ाज़ भाई को कैसे जानते हो? मेरी वजह से, अचानक नूशी बोली। मैं बज़ाज़ सर की मैनेजर हूँ। मेरे सामने बाज़िल भाई अपना फ़ैसला इन्हें बता रहे थे। ऐसा करते हुए वो रो रहे थे। नूशी की बात पे हुंजा ने बाज़िल को देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। मैं जो अपनी बचपन की मंगेतर को पिक करने गया था, सारा मामला समझ गया और मैंने ये ड्रामा किया। हारून की बात पे हुंजा का मुँह खुला का खुला रह गया। नौशी तुम्हारी बचपन की मंगेतर है, ये बात तुमने मुझे तो नहीं बताई। घुन्ने मीस ने, मगर इस सब ड्रामे के असल डायरेक्टर बहजाद भाई हैं, उन्होंने ही हमें ये करने को कहा। चलो ना, अब छोड़ो, क्या बच्चे की जान लोगी? बाजिल ने हुंजा के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। हारून ने मजलूम शक्ल बना के हाँ में गर्दन हिलाई तो हुंजा हंस पड़ी और नौशी से कहा, सॉरी यार, तुम्हें गलत समझा।
अरे नहीं हुंजा, तुमने मुझे गलत समझा जब भी आज तुमने सही फैसला किया। अरे ऐसी ही मैं इन पे बचपन से फ़िदा नहीं। हारून ने ये कह के नौशी को आँख मारी, जहाँ नौशी ने शर्मा के निगाह झुकाई। वह सबका कहकमा गूंजा। सभी इस फैसले पे खुश थे कि हिन ने जॉन को माफ़ कर दिया। अब सारे घर वाले इन दोनों की शादी का सोच रहे हैं, जिसका फ़िलहाल अभी जॉन ही ने मना कर दिया था और वजह थी साइम और सनम। आज छुट्टी का दिन था, सभी लॉन में बैठ के शाम की चाय पी रहे थे और खिलाफ़ तवक्को इन सब के दरमियान साइम और सनम भी थे, मगर वो दोनों बिल्कुल खामोश थे। जब ये गाड़ी गेट के अंदर दाखिल हुई, जिसे देखकर सभी अजनबियत दिखा रहे थे, तभी इसमें से निहाल निकला और साथ में एक खूबसूरत सी लड़की। साइम ने जब निहाल को देखा तो उठकर अंदर जाने लगा। जब निहाल ने इसे आवाज़ लगा के कहा, "साइम, 1 मिनट।" निहाल के रोकने पे साइम रुक गया, जबकि सनम ने निहाल को काफ़ी गुस्से में देखा था। सनम ने बारी-बारी निहाल का सबसे तारुफ़ करवाया। सभी के दरमियान वो दोनों बैठ गए। जब निहाल ने एक कार्ड निकाल के अज़हर साहब को दिया, "अंकल, ये मेरी शादी का कार्ड है। आप लोगों को ज़रूर आना है। हाँ, मगर मैं अपनी नंद को 2 दिन पहले ले जाऊँगी।" इन दोनों के इंकशाफ पे साइम ने हैरान होकर सनम को देखा, जो इसे ही देख रही थी। "अंकल, ये मेरी मनकुआ है साइमा। मैं सनम का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। अगर ये हम दोनों को नहीं मिलाती तो आज हम दोनों न जाने कहाँ होते।" साइमा के इंकशाफ पे साइम को देखकर जान की हँसी निकली, जो वो काफ़ी महारत से छुपा गया, क्योंकि कल रात ही साइम ने इसे बताया था कि वो सनम और निहाल के दरमियान नहीं आएगा। वो दोनों थोड़ी देर बैठ के चले गए, बाकी सब भी बारी-बारी अंदर चले गए। जब जॉन ने साइम के पास आके धीरे से कहा, "अपनी तो जैसे-तैसे थोड़ी ऐसी-ऐसी कटी जाएगी, आपका क्या होगा जनाब आली?" इतना कह के जॉन ने अंदर को दौड़ लगाई और साइम बेचारा सिर्फ इसे गालियों से नवाज सका, वो भी दिल में। आज वो चारों फिर एक साथ जमा थे। ज़ुआन की हँसी नहीं रुक रही थी। बसात ने घूरते हुए ज़ुआन को टोका, "अरे मामू, मैं क्या करूँ? मेरी हँसी ही नहीं रुक रही। आप होते ना इस वक़्त वहाँ जब निहाल भाई ने कार्ड निकाल के पापा से कहा, 'ये है अंकल मेरी शादी का कार्ड.'" उफ़ मामू, साइम भाई की शक्ल देखने वाली थी। अब की बार बादल का भी कहकमा छूट गया, जो काफ़ी देर से रोके हुआ था, और कुछ ऐसा ही हाल बसात का भी था। "अब अगर तुम खामोश नहीं हुए ज़ुआन, तो मैं तेरा मुँह तोड़ दूँगा।" "कोई बात नहीं, मेरी बीवी मुझे टूटे हुए मुँह के साथ भी कबूल कर लेगी। आपका क्या होगा जनाब आली?" साइम इसे ऐसे जैसे मारने के लिए उठा। बसात ने फ़ौरन साइम को रोका और साथ में ज़ुआन को भी खामोश रहने का कहा। "अच्छा, अच्छा साइम भाई, आप बिल्कुल सीरियस कसम से?" ज़ुआन ने वाक़ई सीरियस होके कहा, "मामू बताएँ अब क्या करना है? क्योंकि ये तो शर्म से कह आए हैं। अब मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा।" और सोने पे सुहागा उन्होंने सनम को इससे पहले जॉन किस वाली बात बहज़ाद को बताता, साहिल ने टेबल के नीचे अपना पाँव से जॉन के पाँव पे मारा। "क्या हुआ?" जॉन की तकलीफ़ पे बहज़ाद एकदम चौंका और कहा, "क्या हुआ? कुछ नहीं, लगता है किसी ज़हरीले कीड़े ने काट लिया। मामू आप इसे छोड़ें, ये दोनों यहाँ मेरा मज़ाक उड़ाने में आए हैं। खाली आप बताएँ क्या करूँ अब?" "ओह हेलो, अगर हमने अपनी-अपनी बीवी को राज़ी किया है तो भाई तुझे अंदाज़ा नहीं कितने पापड़ बेले हैं। ये बेचारा तो मौत को छू के आया है।" बाज़िल ने आखिरी बात तो जॉन की तरफ इशारा करके कही। "हाँ और नहीं तो क्या, शहर की सारी लड़कियों से फ्लर्ट करके अब अपनी वाली को पटाने का इनको तरीका ही नहीं आ रहा।" जॉन ने भी हिसाब बराबर करके कहा, "1 मिनट यार, तुम दोनों खामोश रहो।" वज़ार ने दोनों को टोका, "देखो साहब, एक आइडिया मेरे पास और ये आखिरी मौका है। ये हाथ से निकल गया तो भाई तो अपनी कहीं और बंदोबस्त कर लेना।" वज़ार के आइडिया बताने के बाद जॉन और बाज़िल तो होंकों की तरह वज़ार को मुँह खोले देखने लगे, जबकि साइम के भी अच्छे खासे पसीने छूट गए थे। "मामू आप जानते हैं अगर घर के बड़ों को इस बात का इल्म हो गया तो क्या होगा? ये बेचारा मुफ़्त में मारा जाएगा।" जॉन ने साइम जॉन ने साइम की तरफ इशारा करके कहा, तो साइम के साथ बाज़िल ने भी जॉन की बात से मुत्तफ़िक किया। "अरे घरों के बड़ों को कैसे हैंडल करना है वो मैं ज़ियान को बता दूँगा।" एक मिनट, ज़ियान को बता दूँगा मतलब मामू, ओह हेलो मुझे बख्शो। पापा वैसे ही बहुत मुश्किल से मुझसे राज़ी हुए हैं। यार कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। मैं कह रहा हूँ ना, बस इस प्लान में तुम्हें निहाल को शामिल करना है। वैसाख की बात पे इन दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर साहिब ने कहा, "मामू ना कल आप होंगे शादी में ना बाज़िल, तो फिर मैं और जैन कैसे, मतलब वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं निहाल से खुद बात कर लूँगा।" वैसाख के कहने पे साहिब ने एक ठंडी आह भरी, "न जाने कल इसकी नैया पार लगेगी या नहीं। यार शानजे तेरी भी दावत थी और तू है नखरे दिखा रही है।" "यार सनम नखरे की बात नहीं है, पापा की तबीयत काफ़ी ख़राब है और सोने पे सुहागा।" आगे की बात बोलते शानजे रुकी। "सोने पे सुहागा क्या?" सनम ने तशवीश ज़ाहिर करते हुए कहा, "यार यहाँ पे फूफो और मुराद आए हुए हैं, 2 दिन से रुके हैं। ये बात मैंने अभी तक बज़ात को नहीं बताई।" "क्या शानजे तू पागल है? पहली फुर्सत में तू ये बात पीएम को बताना, खामख़ा में कोई मसला ना हो जाए।" "हाँ यार, मैं भी ये सोच रही हूँ, आज आ जाए बज़ात, मैं इन्हें बता दूँगी कि मुराद भी यहीं रुका हुआ है।" "चल ठीक है, मैं ज़रा साइमा भाभी को ड्रॉप करके खुद भी घर जाऊँगी, तैयार होने।"
सनम ने ये कह के कॉल कट करी तो इधर शारदा ने कुछ सोचते हुए अपने पापा के कमरे का रुख किया। इतर तो मुसलसल आधे घंटे से जाग रही थी और वजह थी इसकी भूख। जब इसे पता चला कि इसके ट्विंस हैं, बिलाज इसका और भी बहुत ध्यान रखता था, खासकर उसके खाने पीने का। अभी भी इसे इसने अच्छा खासा डिनर किया था। इतर को खाता देखकर बिलाज को इस पे प्यार भी बहुत आता था और इस पे तरस भी। जो लड़की अपनी फिगर को लेकर काफ़ी कॉन्शियस थी, अभी पूरी बार भी डॉल लग रही थी, मगर बिलाज को वो इस रूप में भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। बिलाज ने ज़रा सी करवट दी तो इतरत को जागता देखकर एकदम उठ बैठा और परेशान होकर पूछने लगा, इतरत क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? हाँ बिलाज, तबीयत तो ठीक है, मगर मगर क्या? वो ना मुझे भूख लगी है। इतरत के बच्चे वाले अंदाज से कहने पे बिलाज ने मुस्कुराते हुए इसे देखा और झुक के इसके लबों को चूमते हुए कहा, क्या खाएगी मेरी जान? बराज के पूछने में तुरंत ने फ़ौरन खुश होकर कहा, एक बारबेक्यू पिज़्ज़ा, वो भी लार्ज, ज़्यादा चीज़ के साथ, एक चिल्ड कोक और एक बाउंटी आइसक्रीम, वो भी ट्रिपल वो भी ट्रिपल स्कूप, बस बस। बिलाज ने होंकों की तरह इससे पूछा। इतरत के बोलने पर बिलाज ने अपनी घड़ी उठा के टाइम देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे। इस वक्त पिज़्ज़ा मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था, पर इसे लाना तो था क्योंकि इसकी बीवी इसकी नस्ल को पैदा कर रही थी। इसकी हर ख्वाहिश का एहतराम करना, इसे खुश करना इसका फ़र्ज़ था। बिलाज ने उठ के शर्ट पहने, जाते जाते फितरत से कहा, थोड़ी देर लगेगी लाने में, मगर सोना नहीं। ये बोलकर बिलाज इज़्ज़त के माथे पे अपने लब रखे गाड़ी की चाबी उठाई निकल गया। तकरीबन 1 घंटे बाद वो वापस आया। कहाँ रह गए थे? जानी पिंडी में मगरिब के बाद सब बंद हो जाता है, तो फास्ट ड्राइविंग करके इस्लामाबाद से लाया है ये सब। आइसक्रीम में फ्रीज़र में रखता हुआ आया हूँ, पिघल गई होगी, तुम जब तक ये पिज़्ज़ा खाओ। बिलाज न जाने क्या क्या बुरा था, मगर इतरत की आंखों में आंसू भरने लगे। वो धीरे से उठी और बिलाज के सीने से लग के रोने लगी। है क्या हुआ? इतरत, इधर देखो मेरी तरफ, रो क्यों रही हो? आपसे मेरी ख्वाहिश पे इतना दूर गए? बिलाज की बात समझ में तो इसने बहुत आराम से इतरत को अपनी बाहों में उठाया था। हालांकि इसका 8वां महीना चल रहा था, अच्छा खासा इसका वजन था, फिर भी बिलाज के लिए वो फूलों की तरह थी। बिलाज ने इसे लिटा के इसके दोनों गालों को चूमा, इसके होठों को चूम के कहा, अगर तुम मुझे आज दूसरे मुझसे भी कुछ लाने के लिए कहती तो मैं वो भी ले आता। तुम मुझे इतनी बड़ी खुशी दे रही हो, मेरी नस्ल पैदा करते हुए न जाने कितनी तकलीफ से गुजरोगी, और मैं तुम्हारे लिए ज़रा सा दर्द दूर नहीं जा सकता। बहुत बहुत मोहब्बत करता हूँ तरह जानू। अब आपसे बस आप जल्दी से इन चन्नू मुन्नू को पैदा करो ताकि मैं अपनी बीवी को अपने सीने से लगा सकूँ। बलाज की बातों पे इतरत मुस्कुरा के खाने से इंसाफ करने लगी और बलाज इसे खाता देखकर मुस्कुराने लगा। जॉन, मेरा मोबाइल आपके कमरे में तो नहीं? जॉन जो रेडी था, बस अपने बालों में ब्रश कर था। हीर को देख के इसका हाथ वहीं रुक गया। लाइट फिरोजी कलर के अंग रखे में हल्का सा मेकअप किए, लाइट सा झुमकियाँ कानों में डाले, हाथों में मैचिंग की चूड़ियाँ, पाँव में घूसा और लंबे बालों को खुला छोड़े नीचे से कर्ल किए हुए वो बेसाख्ता जॉन की निगाहों को साकिन कर गए। उफ, शुक्र अल्लाह का, मिल गया मोबाइल। हीर ने इसकी तकिए के नीचे से अपना मोबाइल उठाया और जैसे जाने के लिए मुड़ी तो जॉन के सीने से टकराई। जॉन ने इसे फ़ौरन कमर से थामा और कहा, ही जान, आज हमारी शादी नहीं है, निहाल भाई की है। जॉन ने चेहरे पे हसीन मुस्कुराहट लिए हीर से कहा। जॉन की बात पे हीर ने शर्मा के निगाह झुकाई और कहा, जॉन छोड़े, मुझे देर हो रही है। निहाल भाई को 2 बार फ़ोन आ चुका है सनम के पास। हीर, वापस ले लो अपनी कसम, चूमने दो ये अपने होठ, गुलाबी होठ जिसमें तुमने रेड लिपस्टिक लगा के इन्हें और जालिम बना दिया है। जॉन की इल्तिजा पे हीर ने जॉन को खुद से दूर के अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और जॉन के करीब इसके गालों पे अपने होठ रखे धीरे से ढेर सारी सेल्फी ली। अभी फ़िलहाल इसी से काम चलाए और चले। ये कहकर हीर ने अपनी आंखों से थोड़ा सा काजल लेकर जॉन के कान के पीछे लगाया और कहा, बहुत प्यारे लग रहे हैं आज आप ब्लैक कमीज शलवार कमीज में, कहीं मेरी नज़र न लग जाए आपको। ये बोलते हुए जहाँ हीर मुस्कुराए वहीं जॉन ने भी मुस्कुराते हुए हीर के माथे पे अपने लब रखे। उफ़ निहाल, आ रही हूँ बस। क्या पापा लोग पहुँच गए? हाँ बस तुम ज़ुआन, हीर और साइम रहते हो। अच्छा चलो अब का कॉल रखो, हम निकलते हैं। इतना बोल के सनम ने जैसी सीढ़ियाँ उतरने लगी वहीं इसका बैलेंस डिसबैलेंस हुआ। इससे पहले सनम सीढ़ियों से नीचे गिरती, इसके पीछे आते साइम ने इसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचा और ऐसा करने से साइम का बैलेंस बिगड़ा और वो हीर को लेकर पीछे गिरा, मगर शुक्र है सीढ़ियों पे नहीं गिरा। साइम के हाथ सनम की कमर पे थे और सनम का चेहरा साइम की गर्दन पर। सनम फ़ौरन हड़बड़ा के उठी और अपने कपड़े सही करने लगी। साइम भी फ़ौरन उठा और अपना वाइट कॉटन का सूट झाड़ने लगा। शुक्र है वो कहीं से गंदा नहीं हुआ था। साफ साफ करते एकदम जब साइम ने निगाह उठा के सनम को देखा तो वो दोबारा निगाह झुकाना भूल गया। बेबी पर पिंक कलर के शरारे में वो तैयार हुई। साइम आज वहाज की दुनिया हिला गई। अपने कपड़े सही करने पे सनम ने निगाह उठा के साइम को शुक्रिया कहा, मगर जैसी सनम की नज़र इसकी गर्दन पे गई, इसकी निगाहें शर्म से झुक गई।
वो तुम्हारी गर्दन पे कुछ लगा है, साफ़ कर लो। क्या लगा है? साइम ने अपनी गर्दन पे हाथ लगा के देखा, मगर इसका हाथ इस लिपस्टिक के निशान तक नहीं पहुंचा जो सनम के इसके ऊपर गिरने से इसकी गर्दन पे लगा था। सनम ने इधर-उधर देखा और इसे कुछ नज़र नहीं आया जिससे वो साइम की गर्दन का निशान साफ़ कर सके। रुमाल है तुम्हारे पास? सनम ने अचानक साइम से पूछा। हाँ है। ये बोल के साइम ने अपनी जेब में से रुमाल निकाल के इसे दिया। सनम ने इससे रुमाल तो ले तो लिया, अब मसला था इसकी गर्दन से वो निशान मिटाने का। 1 मिनट, अपनी आंखें बंद करो। क्या? सनम ने शॉक्ड अंदाज में से पूछा। आंखें बंद करो। सनम के दोबारा कहने पे सनम ने अपनी आंखें बंद करी। सनम ने थोड़ा साइम के करीब होकर अपने रुमाल का कोना पकड़ के इसका निशान साफ करना शुरू किया। साइम जो थोड़ी बहुत आंखें खोला हुआ था, सनम को अपने इतने करीब महसूस करके बहुत मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट छुपा रहा था, जबकि सनम की निगाहें निशान साफ करते हुए बार बार सनम के चेहरे पर पड़ रही थी। वो एक हसीन लड़का था, ये बात कई बार सनम इसे बोल चुकी थी, और आज वाइट कॉटन के सूट के साथ ब्राउन पिशावरी चप्पल पहने लग भी बहुत हसीन रहा था। निशान साफ होते ही सनम इससे पीछे हुई तो साइम ने अपनी आंखें खोली। सनम मुड़ के जाने लगी जब साइम ने एकदम इसका हाथ थामा और कहा, मेरा रुमाल। सनम ने झिझकते हुए अपना हाथ इसे छुड़वाया और उसका रुमाल इसे देते हुए कहा, फेंक देना इसे, बेकार है अब ये बोल के सनम चली गई। जब साइम ने रुमाल खोलकर देखा तो इस पर लिपस्टिक लगी थी। साइम ने एक नज़र जाती हुई सनम को देखा और फिर रुमाल को मुस्कुराते हुए रुमाल अपनी जेब में रख लिया। शादी में काफ़ी लड़कियों की नज़रें सुहान और साइम पे थी, मगर वो थे कि अपनी जान बता पे निगाहें रखे हुए थे। एक दो लड़कियों ने तो बाकायदा साइम से बात भी करना चाही, मगर साइम अपना दामन बचा के वहाँ से खिसक गया। कुछ देर बाद निहाल ने सनम से ड्रेसिंग रूम में से साइम का दुपट्टा लाने को कहा। सनम के ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते ही निहाल ने जॉन को आंख मारी। जॉन ने साइम की तरफ देखा तो वो हॉल से बाहर निकल गया। सनम जैसे ही ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुई तो किसी ने इसके मुंह पे रुमाल रख के इसे बेहोश कर दिया और ड्रेसिंग रूम के पीछे के दरवाजे से इसे गोद में उठा के एक गाड़ी में लिटाया। ये ले भाई तेरी अमानत, और ये देख जुड़े हुए हाथ, आज ये मामला क्लियर कर लेना। जॉन के कहने पे साइम इसके गले लगा और गाड़ी में बैठ के गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा के ले गया। जॉन थोड़ी देर तक जाती गाड़ी को देखता रहा और जैसे ही पलटा तो अपने सामने खड़े नफूस को देखकर इसके कदम लड़खड़ाए। कैसी हो? शांजी जो 2 दिन से अपने मैके में रुकी थी और वजह थी इसके पापा की तबीयत, जिनके लिए वो सूप बनाने किचन में आई थी। जब इसके पीछे पीछे मुराद भी आ गया। पहले तो शांजी का दिल चाहे इसके इस सवाल पे इसके मुंह पे रखे चमाट मारते, मगर फिलहाल वो कोई तमाशा नहीं चाहती थी। 2 दिन से वो यहाँ अकेला फुप्पो के साथ रुका था, मगर इसे वो लड़की नहीं दिखी जिसकी खातिर इसने इसकी ज़िंदगी इज्जत से खेलना चाहा था। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। शांजी, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं बहुत पछता रहा हूँ तुम्हें ठुकरा कर। इतना बोल के मुराद ने शांजी का हाथ पकड़ लिया। मुराद ने बहुत गौर से ये मंजर देखा और चला गया।